हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं का नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। ये हिंदी गंगा का दूसरा पाठ है, चैप्टर 2 है, विच इज़ क्या लिखूं इस पाठ का नाम है। और इसके लेखक हैं पद्म लाल पुन्नालाल बख्शी जी। इनका जन्म 1894 में हुआ था, खैरागढ़ में। इनके बारे में थोड़ी सी बातें आपको बताई गई हैं, आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। क्या लिखूं, तो क्या लिखूं से आपको समझ आ रहा होगा, यहाँ पे जो नरेटर हैं वो थोड़ा सोच में है कि उन्हें लिखना क्या चाहिए। तो कभी कभी हमारे दिमाग में भी हमें कुछ लिखना होता है, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि हम कैसे लिखें या क्या लिखें, किस विषय पर लिखें। लेकिन यहाँ पे इनके पास विषय तो है, लेकिन फिर भी उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इन्हें लिखना क्या चाहिए उस विषय पर। अभी हम पाठ को पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। पाठ के अंत में ना आपको वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, शब्द संपदा, और जितने भी वर्ड्स हैं सारे शब्दों के अर्थ आपको यहाँ पे गिवन हैं। जो भी मुश्किल शब्द चैप्टर में यूज़ किए गए हैं, और मैंने इन सभी के सभी वर्ड मीनिंग को चैप्टर में ऑलरेडी लिख दिया है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, हर शब्द के ऊपर उसका अर्थ है। जो भी आपको कठिन लगेगा शब्द, उसका अर्थ मैंने ऊपर ही लिख दिया है। तो शुरुआत करते हैं। मुझे आज लिखना ही पड़ेगा, अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक एजी गार्डिनर का कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि आज तो मेरे को लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के एक बहुत ही प्रसिद्ध निबंध लेखक हैं। निबंध मतलब जो ऐसे होता है, किसी भी चीज़ के बारे में जब हम काफ़ी लिखते हैं तो वो निबंध हो जाता है, आपको पता ही होगा। तो जो ऐसे लिखते हैं, अंग्रेजी में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध मतलब फेमस हैं वो, जिनका नाम ये बताते हैं एजी गार्डिनर। तो एजी गार्डिनर के अकॉर्डिंग लिखने के लिए हमें एक विशेष मानसिक स्थिति चाहिए होती है। हम कभी भी नहीं लिख सकते, हमें एक स्पेशल मानसिक स्थिति चाहिए होती है जिसमें हमें मन करे लिखने का। जब हमें अंदर से लिखने का मन करे तो हम लिख देते हैं। हृदय में एक स्फूर्ति सी आती है, फुर्ती सी आती है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। तो अब राइटर्स का भी ऐसे होता है कि राइटर कभी भी कुछ भी नहीं लिख सकते। अंदर से ना जब उनके भाव नहीं आते तब तक वो नहीं लिख पाते। तो ये उसी चीज़ का वर्णन कर रहे हैं कि जब हम लिखते हैं ना, तो अंदर से जब तक मन में कुछ उमंग सी नहीं उठती, जब तक दिल में कुछ स्फूर्ति यानी फुर्ती सी नहीं आती, और मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग का अर्थ होता है अशांति, थोड़ा उतावलापन, वैसा उत्पन्न नहीं होता, तब तक नहीं लिख पाते। जब ये सब होता है तब लिखना ही पड़ता है लेख, तब खुद हम लिख लेते हैं। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती। कोई भी विषय हो उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये जो अंदर की उमंग है, स्फूर्ति है, आवेग है, उतावलापन है, बस ये होना चाहिए लिखने के लिए। विषय चाहे कोई भी हो, उस समय विषय की चिंता नहीं होती, यानी टॉपिक जिस पे हमें लिखना है उसकी चिंता नहीं रहती। उस समय तो हम कोई भी विषय हो, हमारे अंदर अगर उतावलापन है तो हम लिख ही डालते हैं। हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है, उसी तरह अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। असली वस्तु है हैट, खूंटी नहीं। इसी तरह मन के भाव ही तो यथार्थ वस्तु हैं, विषय नहीं। तो यहाँ पे ये क्या बोलना चाहते हैं कि जैसे हम हैट यानी टोपी जो होती है उसे टांगते हैं, तो हम किसी भी खूंटी पे उसको टांग सकते हैं, लेकिन इसी प्रकार से वो इसी को कंपेयर करते हैं। मतलब ये कहना चाहते हैं कि हैट ज़रूरी है, खूंटी नहीं। किसी भी खूंटी पे हैट टंग जाएगा। उसी प्रकार से अंदर के मनोभाव आना ज़रूरी है, अंदर से फुर्ती आनी ज़रूरी है लिखने के लिए। फिर चाहे विषय कोई भी हो, हम उस पर लिख लेंगे, लेकिन जब तक अंदर से ही वो हमें उतावलापन, अशांति महसूस नहीं होगी लिखने के लिए, तब तक नहीं लिख पाते। अगर अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय इनके लिए उपयुक्त है, बस असली चीज़ है मन के भाव होने चाहिए। अब चाहे फिर विषय कुछ भी हो, हम उस पर लिख लेंगे। ये इस प्रकार से कहते हैं। मन के भाव ही तो यथार्थ वस्तु हैं। यथार्थ का अर्थ होता है सत्य, यानी सही वस्तु तो मन के भाव हैं। अगर मन के भाव हैं तो विषय से फर्क नहीं पड़ता। आगे वे कहते हैं, गार्डिनर साहब के इस कथन की यथार्थता में मुझे संदेह नहीं, पर मेरे लिए कठिनता यह है कि मैंने उस मानसिक स्थिति का अनुभव ही नहीं किया है जिसमें भाव अपने आप उत्थित हो जाते हैं।
अब गार्डिनर साहब यानी जिनके बारे में इन्होंने बताया अंग्रेज़ी के प्रसिद्ध निबंध लेखक हैं, तो उनका ये कथन है कि मानसिक स्थिति ज़रूरी होती है और इससे वो बहुत ज़्यादा एग्री करते हैं, इन्हें इस पे कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। पर असली कठिनता वाली बात इनके लिए ये आ रखी है कि अभी इनके पास वो मानसिक स्थिति है ही नहीं, उन्होंने उस मानसिक स्थिति का अनुभव ही नहीं किया है जिसमें भाव अपने आप उत्थित होते हैं, यानी पैदा होते हैं अंदर से भाव अपने आप और खुद ही लिखना हम शुरू कर देते हैं। तो वो मानसिक स्थिति अभी इनके पास आई ही नहीं। मुझे तो सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं मैं एक निबंध लिख सकता हूँ। फिर ये बोलते हैं कि वो मानसिक स्थिति का अनुभव मैंने किया नहीं, इसी वजह से मेरे को बहुत सोचना पड़ता है, बहुत चिंता करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके मैं एक निबंध लिख पाता हूँ। आज तो मुझे विशेष परिश्रम करना पड़ेगा क्योंकि मुझे कोई साधारण निबंध नहीं लिखना है। आज मुझे नमिता और अमिता के लिए आदर्श निबंध लिखना होगा। तो अब यहाँ पे दो लड़कियों का जिक्र किया गया है, एक का नाम नमिता और एक का नाम अमिता। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि नमिता और अमिता ने लेखक को एक निबंध लिखने के लिए कहा है, दो निबंध लिखने के लिए कहा है। नमिता ने अलग विषय दिया है, अमिता ने अलग विषय दिया है। तो आज तो इन्हें और मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि जैसा अभी हमने पढ़ा कि एक मानसिक स्थिति चाहिए होती है। ऐसा नहीं कि कभी भी कोई भी टॉपिक पकड़वा दिया और बोल दिया कि लिख के बता दो इसको फटाफट से, ऐसे नहीं होता। एक मानसिक स्थिति होती है, अंदर से भाव आते हैं तब लिख पाते हैं। लेकिन आज तो राइटर को बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा क्योंकि आज तो उन्हें साधारण निबंध नहीं लिखना, नमिता और अमिता के लिए एकदम अच्छा सा आदर्श निबंध लिखना है। नमिता का आदेश है कि मैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं इस विषय पर लिखूं और अमिता का आग्रह है कि मैं समाज सुधार पर लिखूं। तो दोनों के विषय अलग अलग हैं। ये दोनों ही विषय परीक्षा में आ चुके हैं और उन दोनों पर आदर्श निबंध लिखकर मुझे उन दोनों को निबंध रचना का रहस्य समझाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे नमिता और अमिता का लेखक के साथ क्या रिश्ता है ये तो नहीं बताया गया, लेकिन हाँ हमें इतना ज़रूर पता है कि इन दोनों ने ही लेखक को बोला है निबंध लिखने के लिए और दोनों के ही अलग विषय हैं और ये विषय इन दोनों की परीक्षा में पहले भी आ चुके हैं। तो ये चाहती हैं कि इन विषयों पर लेखक एक निबंध तैयार करके इनको दें और इन्हें ये भी बताएं कि निबंध की रचना कैसे करते हैं, यानी अच्छा निबंध कैसे लिखा जाता है। अब ये तो लेखक के लिए बड़ा ही कठिन काम हो गया। एक तो इन्हें निबंध लिखने हैं दो, वो भी इतने कम समय में, और उन्हें निबंध रचना का रहस्य भी समझाना है। दूर के ढोल सुहावने अवश्य होते हैं, पर क्या वे इतने सुहावने होते हैं कि उन पर 5 पेज लिखे जा सके। इसी प्रकार जिस समाज सुधार की चर्चा अनादिकाल से लेकर आज तक होती आ रही है और जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्यों में भी विरोध है, उसको मैं 5 पेज में कैसे लिख दूं। अब लेखक को ना 5-5 पेज लिखने, वो भी 2 निबंध के। तो ये कहते हैं कि जो नमिता ने विषय दिया है दूर दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ये बात तो एकदम सही है, पर क्या इतने सुहावने होते हैं कि मैं इन पे 5 पेज लिख दूंगा। और समाज सुधार जिसकी चर्चा अनादिकाल यानी बहुत पहले से करते आ रहे हैं और जिसके बारे में बड़े बड़े विद्यों का अर्थ होता है ज्ञानी लोग, उन्होंने भी विरोध किया है, उनके बीच भी डिबेट्स चली हैं कि ये सही है, ऐसे समाज सुधरेगा, नहीं ऐसे सुधरेगा। तो इस विषय पर मैं 5 पेज कैसे लिख दूं। मैंने सोचा कि सबसे पहले निबंध शास्त्र के आचार्यों की सम्मति जान लूं। सम्मति मतलब उनका कहना और वो किस चीज़ को मानते हैं, उनसे थोड़ा मैं जान लूं। निबंध शास्त्र क्या होता है, निबंध के रूल्स, मतलब कैसे अच्छा निबंध लिख सकते हैं, उसके थोड़े नियम, उसके आचार्यों से, आचार्य मतलब टीचर, गुरु, यानी जिनको अच्छे से निबंध लिखना आता है, उनसे पहले मैं चर्चा करूं। मैंने तो सबसे पहले ये सोचा, पहले यह तो समझ लूं कि आदर्श निबंध है क्या और वह कैसे लिखा जाता है, तब फिर मैं विषय की चिंता करूंगा। तो ये सोचते हैं विषय तो चलो दूसरी चीज़ हो गई, लेकिन सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि निबंध होता कैसे है, आदर्श मतलब अच्छा निबंध कैसे होता है, उसको लिखते कैसे हैं। इसलिए मैंने निबंध शास्त्र के कई आचार्यों की रचनाएं देखी। अब निबंध शास्त्र के काफ़ी आचार्यों की उन्होंने रचनाएं देखी, यानी उन्होंने जो बातें बोली हैं, जो लिखी हैं, वो उन्होंने पढ़ी। एक विद्वान का कथन है कि निबंध छोटा होना चाहिए। एक ज्ञानी इंसान कहता है कि जो निबंध है ना उसको छोटा ही रखना चाहिए। छोटा निबंध बड़े की अपेक्षा अच्छा होता है क्योंकि बड़े निबंध में रचना की सुंदरता नहीं बनी रह सकती। अब जो बातें आप छोटे निबंध में अच्छे से एक्सप्लेन करके जो अच्छी अच्छी पॉइंट्स हैं उनको बता दोगे, लेकिन बड़े निबंध में क्या है, उसकी सुंदरता बिगड़ जाती है। इसी कथन को मान लेने में ही मेरा लाभ है। मुझे छोटा ही निबंध लिखना है, बड़ा नहीं। तो अब लेखक ने इतना तो सोच लिया कि उन्हें छोटा निबंध लिखना है, पर लिखूं कैसे। निबंध शास्त्र के उन्हीं आचार्य महोदय का कथन है कि निबंध के 2 प्रधान अंग हैं। अब निबंध शास्त्र जो निबंध लिखने के वो नियम पढ़ रहे थे, उसमें जो
शिक्षक थे, जो गुरु थे उस चीज़ के, वो कहते हैं कि निबंध के दो प्रधान अंग हैं, यानी मुख्य पार्ट है निबंध के। एक तो होती है सामग्री, जो अभी हम आगे यही पढ़ने वाले हैं, सामग्री। ठीक है, ये ग है, म मत समझना, मैं दोबारा लिख देती हूँ। एक तो हमारी सामग्री हो गई, और एक होता है हमारा शैली। तो ये दो प्रधान अंग होते हैं। सामग्री होता है कंटेंट, अंदर निबंध का जो कंटेंट है, और शैली होता है लिखने का तरीका। सामग्री और शैली, पहले तो मुझे सामग्री एकत्र करनी होगी। सामग्री मतलब जो लिखना है निबंध के अंदर, जो कंटेंट आएगा, क्या क्या लिखना है, कौन कौन सी बातें बतानी है, पहले तो उन्हें यही इकट्ठा करना होगा। फिर है विचार समूह संचित करना होगा। इसके लिए मुझे मनन करना चाहिए, यानी अपने विचार और दूसरों के विचार, सारी चीज़ें मेरे को संचित एक जगह इकट्ठी करनी होगी, और इसके लिए मुझे मनन करना चाहिए, यानी कि सोचना चाहिए। यह तो सच है कि जिसने जिस विषय का अच्छा अध्ययन किया है, उसके मस्तिष्क में उस विषय के विचार आते हैं। पर यह कौन जानता था कि दूर के ढोल सुहावने पर भी निबंध लिखने की आवश्यकता होगी। यदि यह बात पहले से ज्ञात होती तो पुस्तकालय में जाकर इस विषय का अनुसंधान कर लेता, पर अब समय नहीं है। मुझे तो यहीं बैठकर 2 ही घंटों में 2 निबंध तैयार करने होंगे। अब वो कहते हैं कि ये बात तो सबको पता है कि किसी भी विषय के बारे में अगर हमें लिखना है ना, तो अगर हमने उस विषय के बारे में अच्छे से पढ़ रखा है, रिसर्च कर रखी है, तब तो हमारे अंदर दिमाग में उसी विषय के विचार आते हैं, और फिर हम आराम से उसको लिख भी सकते हैं। लेकिन लेखक को तो पहले से नहीं पता था कि अचानक से दूर के ढोल सुहावने पर उन्हें निबंध लिखना पड़ जाएगा। अगर इन्हें पहले से पता होता तो ये लाइब्रेरी में जाके इस विषय के बारे में पढ़ लेते, लेकिन अब तो समय नहीं है, क्योंकि इन्हें 2 ही घंटों में 2 निबंध तैयार करने हैं, जो 2 विषय इनको दिए गए हैं उस पर। और यहाँ ना तो विश्वकोश है, यानी ना ही डिक्शनरी या इंसाइक्लोपीडिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, और ना ही ऐसा कोई ग्रंथ है जिनमें इन विषय की सामग्री उपलब्ध हो सके। अब तो मुझे अपने ही ज्ञान पर विश्वास कर लिखना होगा, यानी अभी इधर उधर से तो पढ़ नहीं सकते हैं। अब जितना इन्हें पता है इन विषयों के बारे में, उतना ही इन्हें अपने ज्ञान से ही लिखना होगा। विद्यों का कथन है। अब विद्यों का अर्थ तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ लिखा हुआ है, जानकार, समझदार, या जो विद्वान लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, उनको कहते हैं विद्यो। तो विद्यों का कथन है कि निबंध लिखने के पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। अतएव सबसे पहले मुझे दूर के ढोल सुहावने की रूपरेखा बनानी होगी। मैं सोच ही नहीं सकता कि इस विषय की कैसी रूपरेखा है। निबंध लिख लेने के बाद मैं उसका सारांश कुछ ही वाक्यों में भले ही लिख दूं, पर निबंध लिखने के पहले उसका सार 10-5 वाक्यों में, 10-5 शब्दों में कैसे लिखा जाए। अब जैसे मान लो आपने पूरा निबंध लिख लिया, अब आपके पास पूरा निबंध है, अब उसमें से आप उसकी समरी बना सकते हो कि उसका सारांश, समरी मतलब सारांश, उसका जो सारांश है उसे कुछ वाक्यों में लिख सकते हो, क्योंकि आपके पास पूरा निबंध है। लेकिन जब आपने निबंध लिखा ही नहीं है, तो आप कैसे सोच सकते हो 10-5 शब्दों में उसको कैसे लिख सकते हो। तो जो रूपरेखा होती है वो उनसे बनाई नहीं जा रही। क्या सचमुच हिंदी के सब विद्य लेखक सबसे पहले अपने अपने निबंधों के लिए रूपरेखा तैयार कर देते हैं? रूपरेखा मतलब क्या क्या वाक्यों का यूज होगा, कैसे कैसे, छोटे में लिख देना निबंध को। तो क्या रूपरेखा, समरी और एक तरीके से क्या क्या कैसे कैसे आएगा, सब कुछ वो पहले से तैयार कर देते हैं। एजी गार्डिनर को तुम अपने लेखों का शीर्षक बनाने में ही सबसे अधिक कठिनाई होती है। अब यहाँ पे लेखक बताते हैं कि कैसे लेखक को भी शीर्षक समझ नहीं आता, और यहाँ पे वो शेक्सपियर का भी एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए पढ़ के सुनाती हूँ। उन्होंने लिखा कि मैं लेख लिखता हूँ और शीर्षक देने का भार मैं अपने मित्र पर छोड़ देता हूँ। अब ये यहाँ पे बताते हैं कि कैसे ये लेख तो लिख लेते हैं, लेकिन उन्हें इनका टाइटल ही समझ नहीं आता, जो उन्होंने लिखा है उसका टाइटल ही समझ नहीं आता, तो वो अपने दोस्तों पे छोड़ देते हैं, अपने दोस्तों से पूछ लेते हैं। ठीक है, उन्होंने यह भी लिखा कि शेक्सपियर को भी नाटक लिखने में उतनी कठिनाई नहीं हुई होगी जितना कठिनाई नाटकों के नामकरण में हुई होगी। तो शेक्सपियर के जितने भी नाटक थे, वो, शेक्सपियर आपको पता है बड़ी ही फेमस राइटर हैं, तो वो जो स्टोरीज लिखते थे, जो नाटक लिखते थे, वो तो लिख देते थे, लेकिन शेक्सपियर को भी नाम लिखने में, मतलब उस नाटक का नाम देने में बड़ी ही प्रॉब्लम आती थी, कठिनाइयाँ आती थी। एक बार तो क्या हुआ था, देखो यहाँ लिखा हुआ है, तभी तो घबराकर नाम ना रख सकने के कारण उन्होंने अपने एक नाटक का नाम रखा जैसा तुम चाहो। तो उन्हें एक बारी समझ ही नहीं आया, किसको, शेक्सपियर को, कि उन्हें अपने नाटक का नाम क्या रखना चाहिए। तो उन्होंने उस नाटक का नाम ही रख दिया जैसा तुम चाहो। इसलिए मुझसे तो रूपरेखा तैयार ना होगी। अब मुझे शैली निश्चित करनी है। अब देखो, ये बात सारी सामग्री की हो रही थी। अब मैंने आपको 2 प्रमुख अंग बताए थे, एक तो सामग्री और दूसरा शैली, यानी लिखने का तरीका।
अब मुझे शैली निश्चित करनी है। आचार्य महोदय का कथन है कि भाषा में प्रवाह होना चाहिए, इसके लिए वाक्य छोटे छोटे हों पर एक दूसरे से संबद्ध। अब इसका अर्थ है कि भाषा में प्रवाह होना चाहिए कि आप अगर एक वाक्य लिख रहे हो तो दूसरा वाक्य आप ऐसा लिखो कि वो दोनों कनेक्ट कर जाए, ऐसा नहीं एक अलग है दूसरा अलग है, तो थोड़ा ना संबंध होना चाहिए वाक्यों में। यह तो बिल्कुल ठीक है, मैं छोटे छोटे वाक्य अच्छी तरह लिख सकता हूँ। तो आचार्य महोदय यानी एक जो विद्वान लोग होते हैं उन्होंने कहा है कि छोटे छोटे वाक्य हों पर एक दूसरे से उनका संबंध हो। तो अब ये लेखक बोलते हैं कि मैं छोटे छोटे वाक्य तो अच्छी तरह लिख सकता हूँ पर मैं हूँ मास्टर, यानी मैं हूँ टीचर, शिक्षक हूँ। अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए, अपना गौरव स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि वाक्य कम से कम आधे पृष्ठ में तो समाप्त हो। तो अपना ज्ञान दिखाने के लिए मैं चाहता हूँ कि एक वाक्य कम से कम आधा पेज तो ले। बाण भट्ट ने कादंबरी में ऐसे ही वाक्य लिखे हैं। अब बाण भट्ट कौन है? एक लेखक हैं। अब ये काफ़ी लेखकों का एग्जाम्पल देंगे कि उन्होंने कितने कैसे वाक्य लिखे थे। तो बाण भट्ट ने कादंबरी में ऐसे ही वाक्य लिखे हैं। वाक्यों में अस्पष्टता भी चाहिए क्योंकि यह अस्पष्टता या दुर्बोधता गांभीर्य ला देती है। अब इसका क्या अर्थ है? अस्पष्टता मतलब कुछ अच्छे से ना लिखना, थोड़ा सा कठिन शब्दों का प्रयोग करना। अब वाक्य में हम जितना कठिन शब्दों का प्रयोग करेंगे उतनी ही गंभीरता आ जाएगी और लोगों को गंभीरता यानी कठिन चीज़ें पढ़ने में ना आनंद आता है। जैसे कि अगर आप कोई भी कविता सुने और वो उसमें काफ़ी कठिन शब्द हो तो आपको लगता है कि हाँ ये कुछ गंभीर है और आपको वो खुद ही अच्छा लगने लगता है। ज़्यादा ही आसान भाषा में हम कोई निबंध या कविता लिख देते हैं तो वो बड़ी आम सी लगती है, लेकिन अगर हम अच्छे अच्छे शब्दों का या जिनका अर्थ ही समझ ना आए ऐसे शब्दों का यूज़ करते हैं तो लगता है कि वाह भाई क्या कविता है या फिर क्या निबंध है, क्या लिखा है, तो कुछ गंभीरता सी आती है। इसलिए संस्कृत के प्रसिद्ध कवि श्रीहर्ष ने जानबूझकर अपने काव्य में ऐसी गुत्थियाँ डाल दी हैं, गुत्थियाँ का अर्थ होता है उलझन, ऐसी उलझन डाल दी हैं जो अद्यों से ना सुलझ सके। अद्यों का क्या अर्थ होता है? अज्ञानी। ठीक है, अज्ञानी लोग यानी जो आम लोग हैं जिन्हें ज़्यादा शब्दों की समझ नहीं होती, तो अगर आप थोड़े गुत्थियाँ डाल दोगे, कुछ उलझन या कठिन शब्द डाल दोगे तो आम लोग उसको सुलझा ही नहीं पाएंगे। और सेनापति ने भी अपनी कविता दुर्बोध कर दी है। दुर्बोध मतलब जो शीघ्र समझ नहीं आती ऐसी। तभी तो अलंकारों, मुहावरों और लोकोक्तियों का समावेश भी निबंधों के लिए आवश्यक बताया जाता है। यानी कि अलंकार, अलग अलग मुहावरे थोड़ा कठिन बनाओ ऐसा बोला जाता है, आवश्यक माना जाता है। तब क्या किया जाए? अब इन्होंने ये भी सोचा कि हमें थोड़ी आसान भाषा नहीं लिखनी, थोड़ी से कठिन शब्द भी डालने हैं। अंग्रेजी के निबंधकारों ने एक दूसरी ही पद्धति को अपनाया है। पद्धति मतलब अलग तरीका, अलग प्रथा। तो अंग्रेजी के जो निबंधकार हैं, अब ये उनकी बात करने लगते हैं कि उनके जो निबंध होते हैं उनका स्टाइल अलग होता है। उनके निबंध इन आचार्यों की कसौटी पर भले ही खरे सिद्ध ना हो पर अंग्रेजी साहित्य में उनका मान अवश्य है। तो अंग्रेजी जो लिटरेचर है, अंग्रेजी जो साहित्य है वो हमारे जो आचार्य हैं उनके निबंध से थोड़ा मैच नहीं करता। मतलब अंग्रेजी के जो निबंधकार हैं उनका कुछ अलग तरीका है। अब वो क्या तरीका है ये समझते हैं। उस पद्धति के जन्मदाता मार्टेन समझे जाते हैं। मार्टेन है एक निबंधकार, तो उस पद्धति के जन्मदाता इनको कहा जाता है जो अंग्रेज़ों की है। उन्होंने स्वयं जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया उसी पर अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया। अब देखो इसको पढ़ के मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मैं थोड़ा बता देती हूँ कि इसमें क्या लिखा गया है। तो पहले मैं थोड़ा समझाती हूँ कि यहाँ पे ना अंग्रेज़ी के जो निबंधकार होते हैं उसमें जो मार्टेन है वो कैसे लिखा करते थे उसके बारे में ये बताते हैं। कैसे लिखा करते थे? वो अपना एक्सपीरियंस जिन्होंने खुद किया है ना उसी को लिखते थे और वो अपने मन में जो आ रहा है उसी को उतार लिया करते थे। वो इधर उधर नहीं देखते थे कि डिक्शनरी देख रहे हैं, दूसरों की बातों को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। वो उन्होंने अगर खुद उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है तो अपनी समझ से ही वो लिखा करते थे। लेकिन जो हमारे अंग्रेज़ी हैं, अंग्रेज़ी निबंधकारों की तो यही पद्धति थी। लेकिन अब जो आचार्यों की ये बात कर रहे हैं उनके हिसाब से ये सही नहीं है। उनके हिसाब से हर जगह पढ़ के समझ के फिर लिखना चाहिए। तो अब हम पढ़ते हैं, देखो अब आपको समझ आएगा अच्छे से। तो उन्होंने स्वयं जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया उसी को अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया यानी लिख दिया। ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं यानी मन से निकली हैं। उनमें ना कवि की उदात्त कल्पना रहती है, ना इमेजिनेशन है। उदात्त मतलब ऊंची बड़ी कल्पना, ऐसा कुछ नहीं होता। ना आख्यायिका
देखा लेखक की सूक्ष्म दृष्टि, यानी शिक्षा देने वाली भी कोई कथा ऐसी नहीं होती, वो बस अपने एक्सपीरियंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत इमेजिनेशन है या फिर उन्होंने बड़ा ही गंभीर तर्कपूर्ण विवेचता, इसका अर्थ है कि बड़ी ही सीरियसनेस नहीं होती कि बहुत ही तर्क उन्होंने डाले हैं, बहुत इधर उधर से ज्ञान प्राप्त करके लिखा है। उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया उन्होंने अपनी समझ से उसे उतारा है। उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है, उनकी सच्चा एक्सपीरियंस रहता है, उनमें उनके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्ति मतलब प्रकट करना, किसी को प्रकाशन, तो सच्चे भाव होते हैं, उनमें उनका उल्लास रहता है, यानी उनकी एक्साइटमेंट, उनकी खुशी रहती है। ये निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें ना ज्ञान की गरिमा रहती है और ना कल्पना की महिमा। ना ज्ञान ज़रूरी उतना, ना ही कल्पना ज़रूरी, बस अपनी मानसिक स्थिति में जो भाव आपके अंदर से आए वही उतार दिए, जिसमें जीवन का गौरव भूलकर हम अपने में लीन हो जाते हैं, जिसमें हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं। हम जो सोचते हैं वही उतारते हैं, हमने जो अनुभव किया वही उतारते हैं और अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं, अपनी ही तरीके से दुनिया को देखते हैं। ठीक है, ये चीज़ बताई गई है। तो ये पद्धति किसकी है? अंग्रेजी निबंधकारों की। तब इसी पद्धति का अनुसरण कर मैं भी क्यों ना निबंध लिखूं। अब ये सोचते हैं कि चलो अब मैं भी इसी पद्धति का अनुसरण, मतलब इसी को फॉलो करके, इसी के पीछे चल के, बेसिकली इसी को फॉलो करके क्यों ना मैं भी निबंध लिख दूं। पर मुझे तो 2 निबंध लिखने होंगे, अब इनको तो लिखने हैं 2 निबंध, क्योंकि इनके पास तो 2 विषय हैं। तो अब 2 विषयों को सुन के, 2 विषयों की सोच के और 2 निबंध के बारे में सोच के इन्हें अमीर खुसरो की एक कहानी याद आ जाती है। उसमें क्या था कि एक बार प्यास लगने पर वो एक कुएं के पास पहुंचे थे। वहाँ 4 औरतें पानी भर रही थीं। पानी मांगने पर पहले उनमें से एक ने खीर पर कविता सुनने की इच्छा प्रकट करी, दूसरे ने चरखे पर, तीसरे ने कुत्ते पर और चौथे ने ढोल पर। तो अमीर खुसरो जी से जब वो पानी पीने जा रहे थे कुएं के पास, तो वहाँ उन्हें 4 औरतें मिली और चारों ने अलग अलग विषय पर कविता सुनने की इच्छा प्रकट कर दी उनसे। अमीर खुसरो प्रतिभावान थे, यानी टैलेंटेड थे। उन्होंने एक ही पद्य में चारों की इच्छाओं की पूर्ति कर दी। उन्होंने 2 पंक्ति बोली और उसी में चारों के विषयों को जोड़ लिया। क्या बोला उन्होंने? देखो, खीर, देखो 4 विषय क्या थे? खीर, चरखा, कुत्ता और ढोल। अब इसको पढ़ो। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। तो देखो कैसे उन्होंने बड़ी ही चालाकी से चारों विषयों को एक ही पद्य में जोड़ लिया, एक ही पैराग्राफ में एक तरीके से जोड़ लिया, 2 पंक्ति में ही बोल दिया। तो अब ये सोचते हैं कि मेरे पास भी 2 विषय हैं, तो सोचो इनके दिमाग में भी क्या चल रहा होगा। पढ़ते हैं, मुझ में खुसरो की प्रतिभा नहीं है, उनके जैसा तो मैं टैलेंटेड इतना नहीं हूँ, इतनी तो मेरे अंदर प्रतिभा नहीं है, पर उनकी इस पद्धति को स्वीकार करने से मेरी कठिनाई आधी रह जाती है। अगर मैं उनकी इस पद्धति को, उनके इस तरीके को अपने में अपना लूँ, मैं भी एक निबंध में दोनों विषयों का समावेश कर दूँ, तो समावेश मतलब मिला दूँ, यानी एक ही निबंध लिखें और उसमें दोनों विषय जोड़ दें, तो कैसा रहेगा। दूर के ढोल। अब यहाँ से उन्होंने अपना निबंध शुरू किया है जिसमें इन्होंने दोनों विषय जोड़ दिए हैं। ठीक है, तो अब तक हमने जो ऊपर इतने सारी बातें पढ़ी, इसमें आपने एक चीज़ नोटिस करी कि इन्होंने कैसे हमें एक जो निबंध होता है वो लिखना चाहिए, वो इन्होंने बता दिया। मतलब ये भी एक तरीके से उन्होंने पूरा निबंध लिख दिया जिसमें उनको बताना था कि कैसे हम अच्छा निबंध लिख सकते हैं, जो अमिता और नमिता को बताना था। तो उन्होंने एक तरीके से वो भी इस पूरे निबंध में लिख दिया है। तो कितनी ही चालाकी से, कितनी ही अच्छी तरीके से उन्होंने इस चीज़ का तो वर्णन कर ही दिया कि अच्छा निबंध कैसे लिखा जाता है। और अब देखेंगे हम वो निबंध जो उन्होंने दोनों विषयों को मिला के लिखा है, और वो भी कितने अच्छे से लिखा है। तो देखो, दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती। कर्कशता का क्या अर्थ होता है? जो ढोल होते हैं ना, अगर वो पास में बजे तो थोड़े हार्श होते हैं, थोड़े कानों को चुभते हैं, लेकिन वो उनकी चुभन ना दूर तक नहीं पहुंचती। अगर कहीं ढोल बज रहे हैं तो आपके कानों को तभी चुभेंगे जब आप उसके एकदम साइड में आके खड़े हो। लेकिन अगर आप बहुत दूर हो, दूर से आप सुन रहे हो, जैसे बारात निकलती है और आप सुन रहे होते हो कि गली में चलो बारात निकले, तो आप दूर से सुन रहे हो तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी मधुर स्वाद बोल रही हूँ, मधुर संगीत सुनाई देता है। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फट रहे होते हैं, तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या मतलब शाम के समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार कर देते हैं।
ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय में किसी के विवाहोत्सव का चित्र अंकित कर लेता है। चित्र अंकित मतलब इमेजिन कर लेता है। अगर कोई दूर से, जैसे हम भी दूर से सुनते हैं, कोई ढोल सुनते हैं तो हमारे दिमाग में भी इमेजिनेशंस आने लगती हैं कि वहाँ शायद किसी का विवाह चल रहा हो। कोलाहल, जिसका अर्थ होता है शोर, शोर से पूर्ण घर के एक कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशील नववधू की कल्पना वह अपने मन में कर लेता है। कोई व्यक्ति अगर दूर से ढोल सुन रहा है तो वो सोच लेता है कि कैसे कोई एक नई नवेली बहू होगी, वधू होगी, शादी हो रही होगी, विवाह होगा। उस नववधू के प्रेम, उल्लास, संकोच, आशंका और विषाद से युक्त हृदय के कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि को मधुर बना देते हैं। और जो वधू है उसके प्रेम, खुशी, संकोच, आशंका और थोड़ी सी उदासी कि वो दूर जा रही है, घर छोड़ के जा रही है, इस सब को सोच के जो ढोल की बेकार सी ध्वनि भी होती है ना, वो भी सुंदर सी बन जाती है, मधुर बन जाती है। सच तो यह है कि ढोल की ध्वनि के साथ आनंद का कलरव, कलरव का मतलब मधुर ध्वनि, उत्सव का प्रमोद और प्रेम का संगीत, ये तीनों मिले रहते हैं। तभी उसकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कटु नहीं प्रतीत होती और दूरस्थ लोगों के लिए भी वह अत्यंत मधुर बन जाती है। अब यहाँ पे लिखा है कि जैसे दूर बैठे इंसानों को तो वो ढोल अच्छा लग रहा होता है, उसकी मधुर सी जो है सुनाई देती है, उनको मधुर संगीत सुनाई देता है ढोल का। लेकिन जो पास बैठे लोग हैं ना, उनके लिए भी वो मधुर ही होता है। क्यों? क्योंकि ढोल की ध्वनि के साथ एक आनंद का माहौल होता है, सब खुश होते हैं, उत्सव बनाया जाता है, प्रेम का संगीत होता है, नववधू जा रही होती है, उसमें भी आप प्रेम, उल्लास सब कुछ मिक्स होता है। तो एक तरीके से उसका जो हार्श साउंड होती है वो भी पास बैठे लोगों को कटु नहीं प्रतीत होती, बल्कि मधुर ही सुनाई देती है और दूर बैठे लोगों के लिए भी वह मधुर होती है। तो यह बात सच है कि दूर रहने से हमें यथार्थता की कठोरता का अनुभव नहीं होता। यही कारण है कि जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। तो अब यहाँ पे देखो, ये बात कर रहे थे दूर के ढोल सुहावने होते हैं उस टॉपिक पे। अब ये किस तरीके से इन्होंने बड़ी चालाकी से मिक्स किया दूसरा समाज सुधार का टॉपिक, वो आप देखेंगे। तो अभी बोलते हैं कि ये बात तो बिल्कुल सच है कि हमें दूर रहने से यथार्थता, यानी जो सच्चाई है ना, उसकी कठोरता का अनुभव नहीं होता। हमें सच्चाई पता नहीं चलती अगर हम किसी चीज़ से दूर होते हैं। यही कारण है कि तरुण संसार, यानी जो युवा हैं, जो यंग जनरेशन है, वो जीवन के अभी संग्राम से दूर है। उन्हें जीवन की जो भी कठिनाई है उनके बारे में नहीं पता, यानी अभी वो यंग हैं, अभी उन्होंने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं की चीज़ें, ना उन्होंने बुढ़ापा देखा, ना उन्होंने जवानी देखी। जो एकदम जवान लोग हैं उनके बारे में बात करें कि उन्होंने जीवन की कठिनाइयाँ नहीं देखी जो बूढ़े लोगों ने देखी हैं। उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। जितने भी यंग लोग हैं, जो युवा लोग हैं, उन्हें जीवन का जो चित्र है ना, वो ऐसा लगता है कि हम बड़े होंगे तो कितनी अच्छी अच्छी हम चीज़ें करेंगे, आगे की ज़िंदगी उन्हें बड़ी सुहावनी लगती है। और जो वृद्ध हो गए हैं, जो थोड़े ओल्ड हो गए हैं, उन्हें अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हट आए हैं, उन्हें अपनी अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। अब जो लोग वृद्ध हैं वो सोचते हैं कि जब हम बच्चे थे या जब हम जवान थे तब कितना अच्छा हुआ करता था, तो वो अतीत काल को याद करते हैं, अतीत काल उन्हें सुखद लगता है। और जो अब युवा लोग हैं, जो बाल अवस्था में हैं, वो सोचते हैं कि जब हम बड़े होंगे तब कितना अच्छा रहेगा। वे अतीत का ही स्वप्न देखते रहते हैं वृद्ध लोग। और तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, तो कुछ लोग हैं जो अतीत को सोचते हैं और जो युवा लोग हैं वो भविष्य को सोचते हैं। वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत, जैसा मैंने आपको बताया, वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है, तो दोनों के लिए ही वर्तमान खराब है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। कोई वर्तमान में तो खुश है नहीं, सबके लिए वर्तमान जो अभी प्रेजेंट है वो असंतोष से भरा हुआ है, उदासी से भरा हुआ है। क्योंकि जो जवान लोग हैं, जो युवा लोग हैं, वो सोचते हैं कि भविष्य है, भविष्य फटाफट से आए, यानी वर्तमान में भविष्य को लाना चाह रहे हैं। और जो वृद्ध लोग हैं वो अतीत को खींच के वर्तमान में लाना चाह रहे हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव शुभ रहता है और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। अब देखो, सुधारों की बात आ गई, यानी समाज सुधारक, जो इनका दूसरा टॉपिक था, विषय था सुधार पे, तो उस सुधार को भी इन्होंने कैसे जोड़ लिया, चलो पढ़ते हैं, समझते हैं। तो अब ये कहते हैं कि कैसे जो युवा लोग हैं वो क्रांति चाहते हैं, चेंज हो, और जो वृद्ध लोग हैं वो चाहते हैं कि पुराना जो हमारा गौरव है, पुराना जो अतीत है, वही
बचा रहे उसको ही बचाने में लगे रहते हैं। और इन दोनों के कारण ही वर्तमान तो हमेशा सुधारक का काल बन के रह जाता है। मतलब कि वर्तमान में हमेशा ये कुछ ना कुछ सुधार ही करते रहते हैं। युवा सुधार करते हैं कुछ ना कुछ, और जो वृद्ध लोग हैं वह भी सुधार ही करते रह जाते हैं। वो भविष्य के लिए करते हैं, वो पुराने जो अतीत है उसको बचाने के लिए। मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल ही नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता ना हुई हो। तभी तो आज तक कितने ही सुधारक हो गए। पर सुधारों का अंत कब हुआ है? कितने, मतलब हम हमेशा सुधार में ही लगे रहते हैं, कभी कुछ सुधारा कभी कुछ। अब कितने ही सुधार हुए हैं और कितने ही होते रहे हैं, अंत थोड़ी हुआ है। जैसे कि सुधार में पहले हमारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं होता था, स्मार्टफ़ोन नहीं होते थे, खत लिखे जाते थे, लेकिन अब उसका सुधार हुआ। सुधार होते होते हमारे पास स्मार्टफ़ोन आ गए। अब इसका और सुधार होगा कभी, है ना, कुछ और भी आ जाएगा। अब ऐसे ही एक और एग्जांपल, पहले हम पैदल चला करते थे, फिर हमारे पास साइकिल आई तो सुधार हुआ, जिससे हम जल्दी जाने लगे। फिर उसका और सुधार हुआ, बाइक आ गई, उसका और सुधार हुआ, कार्स आ गई। ऐसे सुधार चलते रहते हैं। भारत के इतिहास में बुद्धदेव, महावीर, स्वामी नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी में ही सुधारकों की गणना समाप्त नहीं होती। तो ये सब भी सुधारक थे, और इनके अलावा भी बहुत सुधारक थे। तो जो गणना है यानी जो गिनती है वो तो समाप्त ही नहीं होती ना। सुधारकों का दल नगर नगर और गांव गांव में होता है। हर जगह सुधारक मिलते हैं। आपके आसपास सुधारक होंगे, क्या पता आप खुद सुधारक हो। हम हर कोई सुधारक होता है, कुछ ना कुछ हम सुधारते रहते हैं। तो ये सच है कि जीवन में नए नए दोष उत्पन्न होते हैं और नए नए सुधार हो जाते हैं। जब भी हमें कोई तकलीफ होती है हम उसको सुधारने में लग जाते हैं। ना दोषों का अंत है और ना ही सुधारों का। जितने दोष आते जाते हैं उतनी सुधार हम करते जाते हैं। जो कभी सुधार थे वही आज दोष हो गए हैं, और उन सुधारों का फिर नव सुधार किया जाता है। मतलब जैसे साइकिल बनी, तो साइकिल सुधार के लिए बनी थी कि हम पैदल चलते हैं, उसके लिए चलो साइकिल बना देते हैं, लेकिन साइकिल फिर हमें स्लो लगने लगी तो वो भी दोष हो गया। फिर उस दोष के लिए हमने बाइक बना दी। तो ऐसे जो एक समय पे सुधार बने थे वो बाद में दोष हो जाते हैं, फिर उनको भी सुधारने में लोग लग जाते हैं। तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना गया है। तभी तो हम कहते हैं कि हम धीरे धीरे प्रगति करते हैं, कुछ ना कुछ चेंज होता जाता है, यानी कि प्रगतिशील है। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। हिंदी में भी अलग अलग जो है तरीके आ रहे हैं कि इस तरीके से निबंध लिखना चाहिए, इस तरीके से कविताएं लिखनी चाहिए। तो उसकी भी प्रगति हो रही है, उसमें भी सुधार किए जा रहे हैं। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है। तो जो भी निर्माण कर रहे हैं नई नई चीज़ों का, वो सोचते हैं कि हम तो भविष्य के लिए कर रहे हैं। पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा, और आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। हाँ, तो आज जितने भी चेंजेस आ रहे हैं, जितने भी सुधार आ रहे हैं, कुछ समय बाद जो सुधार है वो पुराने हो जाएंगे और अतीत में हो जाएंगे। यानी आगे फ्यूचर में जो अभी हमने सुधार किया वो तो अब पुराना हो जाएगा फ्यूचर में, और फिर उनके भी सुधार करने में लोग लग जाएंगे। तो आज के ज़माने में जो सुधार सोचे जा रहे हैं कि ये तो बड़े नए सुधार हैं, अच्छे सुधार हैं, एक टाइम पे वो दोष बन जाएंगे और फिर हम उनकी भी सुधार निकालने में लग जाएंगे। और आज जो तरुण हैं, आज जो युवा हैं, वो किसी दिन वृद्ध होकर अतीत के सपने देखेंगे, जिसे आज के वृद्ध लोग देखते हैं कि हमारा अतीत कितना अच्छा था। ऐसे ही आज के युवा लोग जो सपने देख रहे हैं ना कि हम बड़े हो जाएं जल्दी से, जब वो एक्चुअल में बड़े हो जाएंगे तो वो सोचेंगे कि अतीत कितना अच्छा था। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा। फिर आज के तरुण जब वृद्ध हो जाएंगे तो कुछ और नए युवा लोग आ जाएंगे। तरुण का मतलब है युवा, जो भविष्य का स्वप्न देखेंगे। तो ये तो प्रोसेस चलता रहता है। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं, क्योंकि दूर के डोल सुहावने होते हैं। तो आप देखेंगे कि कैसे सुधार को भी लाया, कैसे दूर के ढोल सुहावने होते हैं इसको भी जोड़ दिया। तो दोनों के स्वप्न सुखद होते हैं, यानी जो तरुण लोग हैं वो बड़े होने का सपना देखते हैं, जो एक्चुअली में वृद्ध लोग हैं वो अतीत का सपना देखते हैं। दोनों के लिए अपने अपने सपने जो है सुहावने हैं, सुखद हैं, खुशी से भरे हुए हैं, क्योंकि दूर के ढोल तो सुहावने ही लगते हैं। तो इस तरीके से ये पाठ हमारा ख़त्म होता है। निबंध उन्होंने अंत में लिखा, और कैसे दोनों ही टॉपिक को जोड़ के लिखा वो आप देख ही पा रहे होंगे। उसके बाद जो अभ्यास है ना, ये अभ्यास कार्य के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, और उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो कितना ही प्यारा ये पाठ था। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।